अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में लड़की ने अपने घर के सामने वाले घर में रहायशी लड़के को पसंद किया और उसके साथ भागकर शादी कर ली। उसके बाद कुछ ही अरसे बाद उस घर से लड़की की लाश बुरसा के हवाले कर दी गई। लड़की ने खुदकुशी की या कत्ल किया गया, ये मामला अब तक हल नहीं हो सका। बुरसा इंसाफ के लिए हर दरवाजे पर दुहाइयाँ दे रहे हैं, क्या पुलिस, क्या बड़े अफसरान, लेकिन कोई भी इनकी सुनवाई नहीं कर रहा। क्या इनकी बेटी खुदकुशी कर सकती है? क्यों इनको लगता है कि लड़की को कत्ल ही किया गया है? और पुलिस का जो किरदार है और जो मुआशरे में फैलती हुई बेराह रवि है, जिसकी वजह से लड़कियां या लड़के पहले आपस में एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर कोई इस किस्म का अंधोनाक वाक़या पेश आ जाता है, इसकी क्या वजूहात है? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अंदर हमारे मुआशरती रवैये जो हैं वो बड़े खुलकर सामने आते हैं कि पहले लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और फिर कोई ऐसा इंतहाई इक़दाम उठा लेते हैं कि वालिदैन को उसके सामने सरेंडर करना पड़ता है, शादी करानी पड़ती है, या उनको ये पता चलता है कि बच्चा बच्ची जब घर छोड़ के गए थे तो उसके बाद उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली या निकाह पढ़ा लिया और अब जो है वो कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपने बच्चों की इस गलती को माफ़ कर देते हैं और ये सोचते हैं कि शायद ये खुश रह सके। लेकिन ऐसी शादियों के फ़ौरन बाद ही बेशतर केसेस में देखा गया है कि मारपीट शुरू हो जाती है और कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसके अंदर इंतहाई कदम जो है या लड़की उठा लेती है या लड़का उठा लेता है। रिमशा के केस के अंदर भी इब्तदाई तौर पे यही बताया जा रहा है कि रिमशा को उसके शौहर ने कत्ल कर दिया, लेकिन पुलिस ने अभी तक यानी उसको फौत हुए कई रोज़ गुजर गए हैं लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया, जिसकी वजह से उसके बुरसा जो है वो सरापा एहतजाज हैं। ये स्टोरी कैसे डेवलप होना शुरू हुई, कब उनकी बेटी ने इनको पहली दफ़ा बताया कि उसको कोई लड़का पसंद है और फिर कैसे ये इवेंट्स हुए। रिमशा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। रिमशा की बहन भी मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कभी बहन ने इनको इस हवाले से कुछ बताया था कि नहीं। इन्हीं से जानते हैं। मोहतरम, आपका नाम? सलीम। सलीम साहब, कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं और 3 बेटी 1 बेटा है। और क्या करते हैं? मैं ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइविंग एरिया वगैरह गाड़ी चलाता हूँ। बेगम आपकी? बेगम हमारी 4 महीने पहले फौत हो गई। अच्छा, तो ये जो आपकी बेटी थी जो फौत हुई है, ये सबसे बड़ी थी? नहीं, बड़ी से छोटी थी। अच्छा, और आप इस घर में कब से रह रहे हैं? 4 साल हो गए। तो क्या हुआ, आपकी बेटी कैसे फौत हुई? क्या किसी ने कत्ल किया है, खुदकुशी की है, क्या है? ज़ाहिर तो उन्होंने कह रहे हैं ना कि ये खुदकुशी की है। कौन कह रहे हैं? उनके ससुराल वाले कह रहे हैं कि खुदकुशी की है, लेकिन ये खुदकुशी नहीं है। अगर खुदकुशी होता तो जिस वक्त पुलिस आई थी तो लाश लटकी होनी चाहिए, लेकिन वो बेड पे पड़ी हुई थी। उसके गले में निशानात लगे हुए थे, गाल में भी निशान है, ये साइडों में भी निशान है, तशद्दुद के निशान है। तो इस लिहाज से तो वो कत्ल किया गया। किसने कत्ल किया और उनके क्यों? घर वालों ने कत्ल किया। अभी ये राज पता नहीं लग रहा है कि अंदरूनी मसला क्या है, क्या वजह से ये कत्ल किया गया है, क्या वो राज बाहर आने से ये मसला हल हुआ होना या नहीं, लेकिन अभी तक किसी आपकी बेटी ने पसंद की शादी की? पसंद की शादी नहीं है, इनके मोबाइल में या किसी का रब्ता हुआ है, लड़की रात को निकल गई है। उसी दिन मैं जाकर पुलिस वाले को इतला किया हूँ तो उसी ने छानबीन किया तो लड़की इनके घर के अंदर ही थी। फिर उन्होंने एक वकील को फ़ोन किया, रफ़ाकत अली नाम है, जो माल्टोन में, तो उन्होंने कहा कि भाई लड़की को साइड कर दो, नहीं तो आपको अगवा का पर्चा हो जाएगा। फिर वो लड़की पता नहीं किधर ले गए, फिर बड़ी कोशिश करते रहे, नहीं हुआ। फिर अगले दिन इन्होंने अदालत ले गए, वहाँ जाके इन्होंने बयान दिलाया और लड़का छूट गया और ये घर चले आए। तो आपने बताया यहाँ पे आप कितने अर्से से रह रहे हैं? 4 साल। 4 साल से। तो जिस लड़के से शादी की है वो लड़का कौन है? कोई रिश्तेदार वगैरह? नहीं, कोई रिश्तेदार, किसी कोई। कहाँ रहता है वो? ये सामने घर है बिल्कुल। वो भी तब से ही रह रहा है जब से आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं? हमसे पहले का वो रहते हैं। अच्छा।
तो आपकी बेटी ने कभी आपको बताया कि ऐसे ये सामने वाला लड़का उसको पसंद आ गया? नहीं, किसी को एक अभी आपने ये पर्चा भी मुझे दिखाया जो आपने 2019 में करवाया था 354 452 का। जी जी। ये क्या था? ये किसके खिलाफ दर्ज करवाया था? इसमें तो 5-6 लोग हैं। बाहर खड़े होते थे, मोबाइल में लगे होते थे दरवाजे के आगे। हमने कई मरतबा इनको मना भी किया, लेकिन ये बाज नहीं आते थे। कौन लड़के थे? ये नहीं कहते, तैमूर वगैरह, इनके कज़न वगैरह सारा। तैमूर कौन है? ये सामने वाले जो ये लड़की बहुत हुई है, इसके शोहर है। आपका दामाद? जी। तो तैमूर वगैरह बाहर गली के कोने पे खड़े लड़के को लेके खड़े होते थे, तो इनको मना भी करता था, लेकिन ये बाज नहीं आते थे। फिर एक रोज़ दोबारा मैंने मना किया तो ये हाथापाई में शुरू हो गए। फिर उसी की वजह से ना काफ़ी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। फिर हमने ये पर्चा कराया। पर्चा कराने के बाद फिर काफ़ी अर्सा तारीख चलती रही। फिर उसके बाद वो कह रहे जी मोहल्ले वाले जो बटेरे हैं वो उन्होंने कहा कि आपस में आप लोग सुलह कर लें। मैंने चलो मोहल्ले वाले जब कह रहे हैं तो हम सुलह कर लेते हैं। फिर जाके अदालत में तारीख पड़ी। जब अदालत में गया तो वहाँ जाके सुलह हुई। फिर मैंने लिख के दिया इनको कि ये सुलह सिर्फ जमानत की हद तक है, इससे आगे नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक। और ये जो पर्चा आपने करवाया था तब तक आपकी बेटी का उस लड़के घर पे थी और तब तक उसका इसके साथ कोई ऐसा चक्कर वगैरह नहीं था? बिल्कुल नहीं। फिर क्या हुआ? ये पर्चा हो गया, आपने जमानत के लिए उसको लिख के दे दिया, उसके बाद अचानक बच्ची घर से निकल गई। ये कौन सा महीना है, कौन सा सन है? ये तकरीबन 2020 की बात है, शुरू में। अच्छा, 2020 में एकदम रात को वो घर से चली गई। फिर वही हमें इत्तला मिला कि देखा तो बच्ची नहीं घर पे। फिर ये आपने उसके ऊपर तैमूर पे दूसरा पर्चा करवाया अगवा का। पहले ये वाला पर्चा करवाया दस्तंदाजी और उसका, फिर आपने ये दूसरा पर्चा कराया अगवा का। जी। उसमें फिर लड़के ने उधर जाकर कोर्ट में बयान दे दिया। उनको बड़े 25-30 बंदे के दरमियान में रखा गया। उसको बार बार कहना कि भाई आपने बाप की तरफ नहीं देखना, आपने हमारी तरफ देखना, बाप की बात नहीं सुननी, कुछ नहीं सुनना, आपने बयान देना बस। उसके बाद लड़की फिर इनके पास ही। फिर आपसे मुलाकात वगैरह होती थी? नहीं, कोई मुलाकात नहीं। यानी शादी के बाद आपने अपनी बेटी से ताल्लुक खत्म कर लिया? बिल्कुल। फिर कभी नहीं मिली? कभी उसने घर के हालात नहीं बताए? नहीं। जब बेगम फौत हुई थी उस वक्त आए थे। उस टाइम उन्होंने नहलाया दफनाया, फिर चले गए। उसके बाद भी बेटी ने कुछ नहीं बताया? नहीं, कुछ नहीं बताया। तो फिर ये अभी एकदम जब आपने उससे बिल्कुल मिलना चलना छोड़ दिया हुआ था, वो भी नहीं आपको मिलती थी, बिल्कुल घर के सामने वाला घर है, कभी गली में आते जाते मुलाकात हुई हो, कभी उसने कुछ बताने की कोशिश की हो या आपने पूछना? नहीं, कभी नहीं। कोई बात नहीं। वो तो अकेली कभी निकलती थी नहीं ना, उनके घर वालों के साथ निकलती थी, कहीं ये बाप माँ के पास ना चले जाए। उन्होंने मना किया था कि आपसे नहीं? हाँ बिल्कुल, जाहिर सा बात है, जब उनको मना किया तो बच्ची नहीं आ रही है ना। तो बच्चा वगैरह भी था? नहीं। तो ये इस वाक्य का यानी रिमशा के फौत होने का आपको उन्होंने खुद आके बताया? जी, खुद आके बताया। क्या बताया, कैसे बताया? उन्होंने आके दरवाजा कहा, लॉक किया, उन्होंने बताया कि आपकी बच्ची को पता नहीं क्या हो गया, आप आके देख लें। फिर मोहल्ले वाले सारे इकट्ठे हो गए। उसके बाद पुलिस आ गया। फिर गया तो देखा तो बेड पे पड़ी हुई। उन्होंने क्या बताया, किस तरह उसने अगर खुदकुशी की उनके मुताबिक तो कैसे की? लड़के वो कह रहे जी पक्खे में दुपट्टा डाल के ना वो किया, तो फिर उन्होंने कैंची से भी काटा, तो फिर वो बेड पे लिटाया उन्होंने। मैं कहा ये सारा कुछ अगर उन्होंने किया है तो उसको छोड़ देना चाहिए था। जब आपने पुलिस को फ़ोन भी किया, पुलिस आगे मौका देखती कि वाकई इन्होंने खुदकशी की है, लेकिन वो खुदकशी के तो है ही नहीं है। अगर 1 मिनट के लिए मान लिया जाए कि आपकी बेटी ने खुदकुशी की है तो क्यों की है? बिल्कुल, ये वजह तो मालूम होनी चाहिए। हमें तो इस चीज़ का इल्म नहीं है कि क्यों की है, ये तो उन्हीं को पता है ना। वो पकड़े जाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, फिर वो बताएंगे कि वजह क्या है बीच में। क्योंकि आप कह रहे हैं कि 1 साल से वो उनके साथ रह रही थी, कभी उसने आपको रब्ता नहीं किया, इसका मतलब उस घर में खुश थी? खुश थी, बिल्कुल। कभी किसी से रिश्तेदारों वगैरह मोहल्लेदारों से पता चला था उसके कैसे घर में? नहीं, सालों ने कहा ठीक है, खुश है। अमूमी तौर पे बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप अगर किसी को पसंद करें और उसके साथ घर छोड़ कर चले जाएं। तो आपको लगता है आपकी बेटी इतनी कमज़ोर थी कि वो खुदकुशी कर सकती है? नहीं, या लोगों का प्रेशर? खुदकुशी तो वो कर ही नहीं सकती, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? भरोसा बेटी के ऊपर कि वो बच्ची ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती, क्योंकि वो जब भी टेंशन में होती है तो अगर किसी किस्म का बोझ होता है तो वो कम से कम तो अपने आप को चुप रहती है, बस किसी बात नहीं करती, बस इतना पता है। अगर इतना हेवी कदम ये उठा ही नहीं सकती। इन्हें जानबूझ के इनको मारा गया
और ये दिलावेज, तैमूर, ये सारे ने मिल के मारा है। मुकदमा दर्ज हो गया आपका? नहीं, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैं बार बार SHO के पास भी गया हूँ, वो मुझे भगा रहा कि मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती। कौन सी रिपोर्ट? ये ठोकर वाले जो है फ्रांसिक रिपोर्ट नहीं आती। रिपोर्ट नहीं आती। तो मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करे? कहते क्या है? कहते नहीं अभी नहीं हो सकता। मैंने कहा उनको कहा कि भाई आप मुकदमा दर्ज करें, मुजरिम को पकड़ें कि अंदरूनी मसला क्या है, क्यों फांसी हुआ, क्या हुआ, अब तफ्तीश करें ना। कहते नहीं। तो वो जो उसके ससुराल वाले हैं उनसे कोई आपकी बात वगैरह हुई? नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा। किसी किसी में कोई रास्ता उन्होंने नहीं। यानी दफनाने वगैरह के बाद वो आप फौरन भाग गए। भाग गए क्या? हाँ। मतलब वो रात को तकरीबन 6 बजे तक फारिग हो गया, 6-7 बजे तक, 8 बजे वो चले गए, उससे दोबारा नहीं आया। इस घर में अब रहता ही कोई नहीं उनके? नहीं, कोई भी नहीं रहता है, कोई खाली है। किसी का कोई राब्ता नहीं, मोहल्लेदार, रिश्तेदार? नहीं, कोई रास्ता नहीं। आप ये बताइएगा कि अगर आपकी बेटी ने पसंद की शादी कर ली थी या उसको कोई मोहल्ले का लड़का पसंद आ गया था, तो फिर आपने हंसी खुशी शादी करके चीज़ों को ठीक क्यों नहीं कर दिया, मिलना क्यों छोड़ दिया? मैंने कहा चलो बच्ची खुश है तो हम उसमें हमारा बोलने का कोई हक नहीं बनता। ठीक है भाई, अपनी मर्जी से की है, खुश रहे। हमने तो दुआई दी है कि भाई चलो भाई खुश रहे, लेकिन हमने कभी उससे रब्ता ना किया, ना उन्होंने हमसे किया रब्ता। जब बहुत ही कभी दिल नहीं किया बाप होने के नाते के बेटी से मिले? नहीं, मेरी बेगम तो बड़ी कोशिश करती रही कि किसी तरीके से नज़र आ जाए। वो उधर वो छत पे जाती रही, 2-2, 4-4 घंटे बैठती रही धूप में कि बच्चे की दीदार हो जाए, लेकिन नहीं। अगर बच्ची आ भी रही है ना तो उन्होंने पीछे से खींच लेना कि आगे नहीं जाना आपने। सबसे बड़ी बेटी थी आपकी? नहीं, बड़ी से छोटी थी। बड़ी से छोटी थी। कितना प्यार था? वो सबसे ज़्यादा मैं उसी को प्यार करता था, बच्चों से सबसे ज़्यादा उसी को प्यार करता। बाप होने के नाते क्या कहेंगे कि इस तरह बच्चे जब खुद सरी करते हैं, मर्जी की शादी करते हैं और फिर ऐसा आगे से अंजाम हो, तो क्या बीतती है माँ बाप के ऊपर? भाई दुख तो होता है। अब क्या क्या जो औलाद के आगे हर चीज़ को बंदा सिलेंडर करना पड़ता है कि चलो औलाद खुश है तो कोई बात नहीं, चलो वो खुश है तो हम भी खुश हैं। तो अब हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द पर्चा दर्ज हो और मुजरिम को पकड़ा जाए और हकीकत सामने आनी चाहिए, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। बस हमें वज़ीर आला वज़ीर आज़म से अपील है कि हमें इंसाफ दिया जाए, फ़ौरन हमें इंसाफ दिया जाए। मोहल्ले वाले भी सारे कह रहे हैं कि ये इन्होंने जास्ती की है बच्ची के साथ और इन्होंने मारा है, कोई खुदकशी नहीं की है, इन्होंने जानबूझ के मारा है। आपको क्या लगता है, आप एक बेटी के बाप भी हैं और आपकी जो तकलीफ है वो हम समझ भी सकते हैं, ये इस किस्म के माशरे में जो वाक़यात हो रहे हैं उसकी क्या वजह है? क्यों ऐसे बच्चे करना शुरू हो गए? क्योंकि आपके ऊपर तो बीती है, क्या वजह है? बस ये तो कहाँ पे कमी है जो ऐसे वाक़यात होते हैं? हालांकि हमने बच्चों को किसी किस्म का कोई कमी नहीं रखी है। अगर रात के टाइम कह रहे कि बच्चे को ने ये लेना है, वालदा ने जाना फ़ौरन ले आकर दे देना। किसी किस्म का कोई बच्चे को तकलीफ़ नहीं है, हर चीज़ जो मांगते हैं फ़ौरन दिया जाता है। जहाँ बाप माँ का फ़र्ज़ है कि औलाद को देना, लेकिन औलाद के ऊपर उन्होंने क्या किया, या जादू टोना किया, क्या किया, बच्ची जो निकल गई उसके दिमाग काम नहीं कर रहा है या क्या, उसके दिमाग ये आपके मानने में बात आती है कि बच्ची जो थी वो घर छोड़ के ऐसे जा सकती थी किसी के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं जा सकती थी, बिल्कुल नहीं जा सकती थी। फिर क्या वजह बनी कि वो घर आप लोगों को बताए बगैर छोड़ के चली गई? बस अचानक ही हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वजह क्या है, क्या है नहीं है। रात के टाइम चलेगी है, पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं है उसकी। हाँ, हम यहाँ सोए हुए हैं, मेरी बेगम यहाँ सोई हुई है, बच्चे तो सारे घर में कमरे में सोते हैं, अचानक ही उठ के चली गई। रिमशा की छोटी बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानते हैं। आपका नाम? बिस्मा। बिस्मा, आपका अपनी बहन के साथ कैसा ताल्लुक था? बहुत दोस्ताना ताल्लुक था हमारे भी। आप लोग स्कूल कॉलेज इकट्ठे जाते जी। थे? कभी रिमशा ने कोई आपसे बात वगैरह जिक्र किया? नहीं, इस मामले में कोई जिक्र नहीं किया उसने। किस किस्म की आप लोग अमूमी तौर पे जब इकट्ठे बैठते थे या कहीं जा रहे होते थे, किस किस्म की बातें करते थे? यही दोस्ताना ताल्लुक से जैसे बात करते हैं, यानी कि उसने आज तक ये ऐसे मामले की कोई बातचीत नहीं की। फिल्में आप लोग इकट्ठे देखते थे? जी, सारा कुछ इकट्ठे ही होता है ना, फिल्में देखते हुए बंदा जो है वो फिर बातों से बातें निकलती, पुरानी बातें, इधर उधर की बातें बंदा। नहीं। कभी आपको ये जो तैमूर है जिससे उसने शादी की उसके बारे में बताया था कभी? नहीं। जैसे ही आपके वालिद साहब बता रहे हैं कि 2019 में वो बाहर खड़ा होता था और ऐसे आप लोगों को तंग करता था, तब भी कभी रिमशा ने उसके ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं की? नहीं।
तब आपको कोई अंदाज़ा था कि तब आपकी बहन को ये तैमूर के साथ कुछ है, या तब तक कुछ नहीं पता? आपको कब पता चला अपनी बहन के बारे में कि तैमूर के साथ वो पसंद करती तैमूर को? जब वो घर से गई है तब ही पता लगा। तब पता चला, उससे पहले कभी नहीं पता था? जाने के बाद आपका कोई रब्ता हुआ? नहीं, रब्ता कभी नहीं। कभी रब्ता? आपके पास मोबाइल फ़ोन वगैरह है? नहीं। तो आपका कभी दिल नहीं किया कि आप अपनी बहन से पूछें कि ये सारा कुछ कैसा चल रहा है? नहीं, जैसे कि जब भी जाओ इनके छत में दिल करता है कि बहन है नहीं, तो वो जब भी इनके वो नज़र आती तो उसको पीछे खींच लेते, देखने ही नहीं देते थे कि बहन खड़ी है। वो कुछ भी नहीं, रब्ता वगैरह कुछ भी नहीं। बहन के ऐसे जाने पे क्या कहती हैं आप? यानी पसंद की शादी की और 1 साल के बाद आप लोगों को पता चलता है कि वो दुनिया में नहीं रही। ये खुदकुशी नहीं है, ये साफ पता लगता है कि उन्होंने कत्ल किया है, कि उसे कोई ना इनकी राज की बात पता लगी है कि ये वो बाहर ना जाए, उन्होंने इसको कत्ल कर दिया। वो क्या करता था तैमूर? तैमूर ये नहीं पता क्या करता था। तो आपको क्या लगता है क्या राज ऐसा होगा, कौन सी ऐसी चीज़ पता चली होगी जिस पे वो कत्ल कर सकती है? अब ये वजह हमें भी नहीं मालूम है कि वो अंदर क्या मालूमात हुई है क्या नहीं हुई। जी। आपको कभी को पता था तैमूर क्या करता है, जो उसका जिससे उसने शादी की? आपको पता था कि वो क्या करता है, जो काम का काज करता है? काम वगैरह कुछ भी नहीं करता है। कभी कभी वो चिंची रिक्शा नहीं होता, वो ही चलाता था। तो घर में सामने उसके कौन कौन रहता था? घर के सामने उसकी वालदा है, उसकी बहनें हैं, 2 बहनें हैं और बनोए भी है। हाँ, शादीशुदा बहन है। एक बहन शादीशुदा है, एक शादीशुदा नहीं है। बाकी कज़न वगैरह, मामू के, ताए के सारे आते हैं यहाँ। कज़न वगैरह सारे आते हैं यहाँ पड़ी। शाम का टाइम छत पे बैठे रहते हैं सारे। हम फिर छत पे जाते हैं तो ऊपर देखते हैं कि अगर कोई नज़र उधर आ जाए, तो अगर बच्ची ने शक्ल ऐसे भी किया तो पीछे से उन्होंने। और जब ये वाक़या हुआ था उससे पहले ये रफ़ाकत अली आया था, तकरीबन 4 घंटे बैठा रहा। अच्छा। 4 घंटे बैठने के बाद उसके बाद ये चला गया। तो कुछ अरसे के बाद ही, थोड़ी देर के बाद ही पता चला, वो आई नंद ने कहा कि जी आपकी बच्ची को पता नहीं क्या होगा। इसका मतलब इन्होंने कोई मशवरा दिया होगा, या वकील ने, या उनसे मशवरा लिया होगा कि हम चाहते हैं इसको मारने के लिए, ऐसे करने के लिए, कि आप तरीका बताएं जो पुलिस हमें ना पकड़ सके। तो आपको लगता है वकील का कोई लेना देना है? जाहिर सा बात इसका हाथ होगा इसमें, बिल्कुल होगा। तो दरखास्त में आपने वकील को भी कहीं पे नहीं, नामजद नहीं किया। ये तो अदालत में जाके बात होगी। सही। रिमशा ने खुदकुशी की या उसको कत्ल किया गया, अभी तक ये मामला जो है वो हल नहीं हो सका। और पुलिस की गैर संजीदगी, हर केस के अंदर पुलिस की गैर संजीदगी जो है वो मुल्ज़िमान को फ़ायदा देती है। इस केस में भी अपेरेंटली यही लग रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ शवाहिद भी हैं कि 2019 के 9वें महीने में एक मुकदमा लड़के के ऊपर और उसके रिश्तेदारों पर दर्ज हो रहा है कि उन्होंने सलीम साहब को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया, जो उनकी ख़वातीन थी घर में उनको भी ज़दोकोब किया। उसका बैक ट्रैक भी आप देख सकते हैं। और जिस तरह से ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लड़की जो थी जब ये कमरे में गए तो बेड पे लेटी हुई थी, लटक नहीं रही थी, इससे ऐसा लगता है जैसे एविडेंसेस को भी मसक किया है। हमारे नफ्सियात से भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या चीज़ें चल रही हैं जिसके अंदर लड़कियां जो हैं वो मुतासिर हो जाती हैं और फिर इतना इंतहाई इक़दाम उठा लेते हैं। और बिलखसूस क्योंकि ये एक वकील के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो माहिर कानून से जानेंगे कि क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी वकील के कहने पर कोई इतना इंतहाई कदम उठा ले। और साथ ही साथ इस तरह के केसेस में जिस तरह पुलिस डिले करती है, ये डिले कितना ख़तरनाक हो सकता है मुद्दइयों को इंसाफ दिलवाने में। कहीं ना कहीं जो उनके जहन में खदशात थे वो यानी वो सामने भी आ गए कि लड़की जो थी गई जिंदा लेकिन आई मुर्दा। हाँ, ये मैं समझती हूँ कि अब जैसे मैंने पहले ही बात यहाँ से शुरू की कि लड़की और लड़का जब मोहब्बत वाली चीज़ों को शुरू करते हैं तो एक दूसरे को इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो जो रियलिटीज़ होती हैं उनको हिडन रखा जाता है। वो आपके मिजाज की भी रियलिटी हो सकता है लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो सकता है लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो। ये भी पॉसिबल है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ यंग कपल्स हैं उनमें कि लड़की का लाइफस्टाइल कुछ और है, लड़के का लाइफस्टाइल कुछ और है। शादी से पहले की चीज़ें सारी एक्सेप्टेबल होती हैं, मगर द मोमेंट यू गेट मैरिड तो फिर आपको वही चीज़ें बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, उस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह शादी से पहले ऐसी क्या चीज़ होती है कि लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे के लिए मरी जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद मार ही देते हैं?
बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। इसमें एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट उम्र ये बात होती है कि आप शादी से पहले आपको चमकती धमकती चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। द मोमेंट यू गेट इनटू एनी लीगल रिलेशनशिप और या आपका कोई रिलीजियस रिलेशनशिप जो सोशल बॉन्ड आपका एक बनता है, उस वक्त आपकी ईगो जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है कि अगर ये लड़की, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मैं लड़के और लड़कियों में देख रही हूँ, वो है रहने सहने का। लड़कियां मॉडर्नाइज हो चुकी हुई हैं या वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हुई हैं और ये चीज़ लड़कों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक अभी उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है और उनको हिट करती है। शादी से पहले वही मॉडर्न लड़की, इंडिपेंडेंट लड़की हर लड़के को बहुत अच्छी लगती है और उसके साथ रहना वो अपना प्राइड समझते हैं और बल्कि वो अपने इर्द गिर्द के लड़कों को बड़ा फ़ख्र से बताते हैं कि इस लड़की, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की इस लड़की को। माहिर कानून होने के नाते आप क्या कहते हैं, अदालतों में क्या चीज़ें प्ली की जा रही होती, क्यों ये बात क्या? देखिए हमारे पास जो मैं अब बहुत ज़्यादा जो पिछले 5 से 7 साल की अगर हम रिसर्च करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मैं तो इसको समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया की वजह से आपका इंटरेस्ट, देखें पुराने दौर में घर के अंदर एक फ़ोन होता था, घर की कोई बड़ी या बड़ा उस फ़ोन पे बैठा होता था, कॉल आई, किसकी आई, किसने किससे बात की, पूरा एक निज़ाम था। अब आपका 5 साल का बच्चा स्कूल की क्लास ऑनलाइन ले रहा है मोबाइल के ऊपर, अब वो मोबाइल पे किसके साथ अटैच है, मतलब अब हालात ये हैं कि पबजी बच्चा खेल रहा है अमेरिका में अपने कज़न के साथ और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं ये इस इंटरेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा रन-अवे मैरिजेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और फिर एक और इशू ये है कि रन-अवे मैरिज अगर 12 साल या 13 साल की लड़की प्यूबर्टी इख्तियार करके शादी कर लेती है और 16 या 17 साल का लड़का है तो प्रैक्टिकली वो शादी चल नहीं सकती। उसकी वजह यह कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो कितना शादी को चलाएँगे। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर लड़की जो थी उसको एक मोहल्लेदार के साथ प्यार हो गया और फिर एक रात वो लड़के के साथ चली गई और उसने जाके कोर्ट मैरिज कर ली। और जब मुर्सा ने उसको तलाश करने की कोशिश की और वो ना मिली तो उन्होंने जिस लड़के पर उनको शक था उसके खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया और उसके बाद उनको मालूम होता है कि लड़की ने कोर्ट मैरिज कर ली, जिसके बाद फिर उन्होंने इस शादी को मान लिया। लेकिन लड़की जो थी वो अपने वालिदैन से मिलना छोड़ गई थी और 1 साल के बाद जिस घर में लड़की ने भागकर शादी की थी उसी घर से उसकी लाश बरामद होती है। ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होना शुरू हो गए हैं और हमारे माशरे में इस किस्म के वाक़यात को बहुत बुरा समझा जाता है और फिर एक रिश्ता जो है वो बिल्कुल कट ऑफ कर लिया जाता है, या वालिदैन की तरफ से या लड़की का जो ससुराल होता है वही उसको वालिदैन से नहीं मिलने देती। इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम हमारे नफ्सियात के पास मौजूद है ताहिरा रुबाब साहिबा से जानने की कोशिश करेंगे कि इन ऐसे वाक़यात के पीछे क्या माइंडसेट होता है, क्यों ऐसे वाक़यात जो है रोनुमा हो रहे हैं। ताहिरा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि अगर एक लड़का लड़की खुद को यानी पसंद करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे को, तो उसके बाद क्या ऐसी साइकोलॉजी होती है कि वालिदैन जो है वो इनकार करते हैं और वो इस चीज़ को यानी इतना बुरा समझते हैं कि वो भाग कर शादी कर लेते हैं? बेसिकली 2 तरह की चीज़ें जो है ना उमर इस तरह की सिचुएशंस में नज़र आती है। एक तो जो आजकल की मोहब्बत जिसके बारे में लोगों को लगता है कि जी दे फॉल इन लव और फटाफट जो है शादी भी हो जानी चाहिए, उसमें यूजली हकीकत जो होती है उस पर बहुत ज़्यादा पर्दा जो है वो डाला जाता है। लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को अपना बड़ा पॉजिटिव साइड जो है वो दिखा रहे होते हैं, जो नेगेटिविटी होती है वो कहीं बहुत बाद में जाके नज़र आना शुरू होती है। और माँ बाप क्योंकि अभी तक हम इसी पैराडाइम में हैं, अभी तक हम इन्हीं चीज़ों को सोचते हैं कि शायद शादी जो है वो सिर्फ माँ बाप की पसंद की होनी चाहिए। ये हमारी एक सोच है कि जब हम सोसाइटी में यानी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढते हैं तो हम उसके लिए शोहर ढूंढने की बजाय अपने लिए दामाद ढूंढते हैं। इसी तरह से जब हम अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे होते हैं तो हम अपने लिए बहू ढूंढते हैं, उसकी बीवी नहीं ढूंढते। वो जो एक आइडियाज़ का क्लैश है वो तो मैरिटल डिस्कॉर्ड्स जो है वो पैदा करता ही करता है, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे ऐसे बहुत सारे केसेस जो है देख रही होती हैं जिनमें मेंटल जो कंपैटिबिलिटी है वो कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही होती और लोग चारों नचार एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं। अब स्टिल क्योंकि ये चीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको ईगो का मसला जो है बनाया जाता है और माँ बाप को लगता है कि एक बच्चा जो अपनी पसंद का, इवन बहुत पढ़े लिखे घरों में इस तरह की चीज़ें जो होती है, एक बच्चा जब अपनी पसंद का इजहार करता है तो माँ बाप को लगता है कि उनकी अथॉरिटी जो है वो चैलेंज हो गई हुई है
उनकी वो जो पोजीशन उनके घर में थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और उसको रिस्पेक्ट नहीं किया गया और उनके ऊपर जाके जो है उस चीज़ को असर्ट करने की कोशिश की और वो जो ईगो का हर्ट होता है और फिर सोसाइटी में क्योंकि पेरेंट्स ने जवाब देना होता है कि लड़की को किसने पसंद किया, कैसे पसंद, इन सवालों जवाब से बचने के लिए माँ बाप जो है फ़ौरन एक पहला जो है एक तो अपना राइट समझते हैं कि बच्चे की शादी उनका राइट है, बच्चा अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, जिसके ऊपर मैं तो बड़ा ब्लंटली ये कहती हूँ कि माँ बाप शायद बच्चों से इस चीज़ का खैराज जो है वो वसूल करते हैं कि जिन्होंने अपने बच्चों की ज़िंदगियों को बिल्कुल उस तरह से बनाना होता है जैसे वो बनाना चाहते हैं। इसमें तो कोई शक नहीं कि बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के ओबीडियंट होने चाहिए, उनके साथ चलने चाहिए, मगर ज़िंदगी के जो मेजर फैसले हैं जैसे हम देखते हैं बच्चे के करियर का फ़ैसला है, उसकी जॉब का फ़ैसला है, उसने रहना कहाँ पे और उसकी शादी जो है, ये मेजर ऐसे फ़ैसले हैं जिसमें माँ बाप की रजामंदी भी शामिल होना और बच्चे की रजामंदी भी शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर सिर्फ एक पार्टी माँ बाप जो है वो ये कहते हैं कि जी ये लड़की है इससे शादी कर लो, ये लड़का इससे शादी कर लो, तो फिर उस सूरत में बाद में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स जो है सामने लेकिन अगर आप ये वाली बात करें तो इस वाक़े के अंदर वालिदैन जो थे वो शादी से रजामंद नहीं थे, लड़की ने भागकर शादी कर ली और कहीं ना कहीं जो उनके जहन में खदशात थे वो यानी वो सामने भी आ गए कि लड़की जो थी गई जिंदा लेकिन आई मुर्दा। हाँ, ये मैं समझती हूँ कि अब जैसे मैंने पहले ही बात यहाँ से शुरू की कि लड़की और लड़का जब मोहब्बत वाली चीज़ों को शुरू करते हैं तो एक दूसरे को इम्प्रेस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो जो रियलिटीज़ होती हैं उनको हिडन रखा जाता है। वो आपके मिजाज की भी रियलिटी हो सकता है लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो सकता है लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, ये भी पॉसिबल है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आजकल ऑब्जर्व कर रही हूँ यंग कपल्स हैं उनमें कि लड़की का लाइफस्टाइल कुछ और है, लड़के का लाइफस्टाइल कुछ और है, शादी से पहले की चीज़ें सारी एक्सेप्टेबल होती हैं मगर द मोमेंट यू गेट मैरिड तो फिर आपको वही चीज़ें बहुत बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, उस पर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। इसकी वजह शादी से पहले ऐसी क्या चीज़ होती है कि लड़का लड़की जो है वो एक दूसरे के लिए मरी जा रहे होते हैं और फिर उसके बाद मार ही देते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है एक्चुअली। इसमें एक जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट उम्र ये बात होती है कि आप शादी से पहले आपको चमकती धमकती चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। द मोमेंट यू गेट इनटू एनी लीगल रिलेशनशिप और या आपका कोई रिलीजियस रिलेशनशिप जो सोशल बॉन्ड आपका एक बनता है उस वक्त आपकी ईगो जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर होती है कि अगर ये लड़की जैसे आजकल एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मैं लड़के और लड़कियों में देख रही हूँ वो है रहने सहने का। लड़कियां मॉडर्नाइज हो चुकी हुई हैं या वो इंडिपेंडेंट हो चुकी हुई हैं और ये चीज़ लड़कों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी हद तक कभी उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है और उनको हिट करती है। शादी से पहले वही मॉडर्न लड़की इंडिपेंडेंट लड़की हर लड़के को बहुत अच्छी लगती है और उसके साथ रहना वो अपना प्राइड समझते हैं और बल्कि वो अपने इर्द गिर्द के लड़कों को बड़ा फख्र से बताते हैं कि इस लड़की कॉलेज और यूनिवर्सिटी किस लड़की के साथ उनकी दोस्ती है। हाल ही में जो वाकया हुआ आप देख सकती हैं जिसके अंदर लिव इन रिलेशन था लड़की बिल्कुल ऐसे तो वो बहुत अच्छा चल रहा था मगर जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर वो जो मेल ईगो हमारे पीछे एक चल रही होती है एग्जैक्टली जब लीगल और वो सोशल बॉन्ड में आते हैं जब आपका रिश्ता लेजिटिमेट एग्जैक्टली उसके बाद आपको वही चीज़ें जो हैं वो अब आपकी मेल ईगो जो है और आपके इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ जो होती हैं कि लड़की बहुत ब्रॉड है या ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है इंडिपेंडेंट है तो वो मेल इनसिक्योरिटीज़ जो हैं उभर के बाहर आना शुरू हो जाती हैं। जब वो इनसिक्योरिटीज़ बाहर आते हैं तो यू ट्राई टू कंट्रोल अदर पर्सन, फिर वहाँ पे क्लैश शुरू हो जाता है कि भाई शादी से पहले वाली चीज़ें तो और थी अब और हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो आप ये बात कर रहे हैं ना कि पहले मरे जा रहे होते हैं एक दूसरे के लिए फिर मार देते हैं तो एक्चुअली यहाँ से वो क्लैशेस जो है शुरू होते हैं कि आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपको किस तरह का स्पाउस चाहिए। एक्चुअली आप पहले वो रंगीन ताल्लुकात को बड़ा एंजॉय करना चाहते हैं मगर वही रंगीन ताल्लुकात जब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है तो फिर आप उसी से फेडअप हो जाते हैं जिसकी वजह ये है कि आपको नहीं पता आपको पार्टनर कैसा चाहिए, स्पाउस कैसा चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम जो है ज़्यादा एराइज होता है। ये बताइएगा अगर हम पर्टिकुलरली इस केस के बारे में बात करें 19 से 20 साल रिमशा की उम्र थी, उसने सामने वाले लड़के के साथ जो हमसाया था उसके साथ उसको मोहब्बत हो गई, भाग के शादी कर ली और उसके बाद वो उसकी लाश जो थी वो मिली। बुरसा कहते हैं कत्ल किया है, ससुराल कहता है खुदकुशी की। अगर हम दोनों एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा डिस्कस करें, अगर एक लड़की इतना प्यार मोहब्बत में लड़के के लिए पागल है कि अपना घर बार छोड़ के उसे शादी कर लेती है, आपको लगता है वो खुदकुशी करेगी 1 साल के अंदर अंदर? कर सकती है बिकॉज बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं बिकॉज मे बी वो गिल्ट में हो कि उसने अपने माँ बाप की जो है वो बात नहीं मानी और फिर वो जिस खुशी और सुकून के लिए उसने उस लड़के से भाग के शादी की थी वो सब कुछ उसको नहीं मिला। सो वो शी माइट नॉट फाइंड कि अब वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जाए और वो उनको कबूल करे बिकॉज वहाँ पे भी तो एक आपको पता है ना हमारी सोसाइटी का एक सेटअप है कि बच्चा जब गलती करता है तो माँ बाप उसको
उसकी गलती को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि बच्चे समटाइम्स दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी की तरफ चले जाते हैं। हालांकि गलती एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी हो सकती है, छोटी से छोटी गलती भी हो सकती है और बड़ी से बड़ी गलती भी हो सकती है, मगर उसके ऊपर माफ़ी का एलिमेंट और टॉलरेंस का एलिमेंट जो है वो बहुत कम नज़र आता है। एक वजह ये हो सकती है कि बच्ची शायद वापस ना जाने के खौफ से कि मुझे वापस जाना पड़ेगा और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी, उसने खुदकुशी की हो, ये एक वजह नज़र हो सकती है। अगर कत्ल किया तो अगर कत्ल किया गया है तो ऑफ कोर्स उसमें मे बी बिकॉज अक्सर ये बातें मैं बड़ा ओपनली लड़कों में, क्योंकि मैं यंगस्टर्स के साथ डील कर रही होती हूँ, खासतौर पर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को मैं देखती हूँ, तो लड़कों के दिमाग में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अभी तक भी पनपती हैं कि जी अगर ये हमारे साथ है तो ये किसी और के साथ भी हो सकती है, अगर ये हमारे साथ ये कर सकती है तो ये किसी और के साथ भी, विच इज़ लाइक कि आपको सोचने की ज़रूरत है कि एक इंसान जो आपसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत कर रहा है, अगर वो आपके साथ चल रहा है तो इसका मतलब है कि आपके साथ लॉयल है। अगर उसने किसी और के साथ ही चलना था तो वो आपके साथ क्यों चला, वो इतनी एक्सटेंड तक क्यों जाता है। ये वाले जो ट्रस्ट वाले इश्यूज आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आदमियों की साइड से ओरिजिनेट होते हैं, जो कि फिर मैनेज नहीं हो पाते और रिलेशनशिप जो है वो इस स्टेज के ऊपर जा सकता है कि कत्ल और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो, और वायलेंस किसी भी किस्म का जो है वो देखने में आ सकता है। ये दोनों रीजंस जो हैं कहीं पे हो सकती है। मे बी मिसट्रस्ट जो है इसने लीड किया है लड़के वाक़यात को रोकने के लिए बतौर माहिर नफ्सियात आप क्या समझते हैं कि किन इकदाम की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? बच्चों की परवरिश के अंदर कुछ फ्लॉज रह जाते हैं तो इस तरह की चीज़ होती है या क्या है? बेसिकली उमर बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमारी सोसाइटी के लिए जो रिकमेंडेशंस जिसको हम कहते हैं कि क्या होना चाहिए, बेसिकली वो ये है कि एक तो हमारी पेरेंटिंग जो है वो रीशेप होनी चाहिए। उसकी पेरेंटिंग यानी माँ बाप ने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, इसके नए खतूत इस्तवार होने चाहिए, नई चीज़ें जो हैं वो तश्कील होनी चाहिए और उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। उसी तरह से मैं ये समझती हूँ कि बच्चों की ट्रेनिंग्स जो हैं कि उन्हें उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, बहुत सारे आपके प्रोग्राम में मैंने बड़ी दफ़ा ये बात की कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो होती है, पर्सनल डेवलपमेंट जो होती है, जो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अकल और शऊर के साथ साथ एक बहुत ही अच्छा फ़र्द जो है सोसाइटी का बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और फैसला बहुत अच्छा इंसान कर सकता है। वो जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो हमारे इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा होनी चाहिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा होनी चाहिए, और दोनों ही एलिमेंट्स के, यानी बच्चे की तरबियत के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए और पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्किल्स के ऊपर भी फोकस होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है मैं ये समझती हूँ कि लड़के और लड़की, क्योंकि आजकल की जो हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन बेहतर जनरेशन हो, वो बेहतर स्पाउसेस हों, तो हमें अभी से इस चीज़ को सोचने की ज़रूरत है कि जो हमारी 18 से 23 साल की जो लॉट है यंगस्टर्स की, हमें उनको जो है मेंटली और उनकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए एज़ कम्पेयर के हम बच्चों के ऊपर। ऑफ कोर्स उनकी तो तरबियत एक हिस्सा है ही है, मगर अगर आप जनरेशन को बदलना चाहते हैं तो आप 18 से 23 साल की उम्र को कैप्चर करने की कोशिश करें, बिकॉज वो टाइम है जब उन्होंने नए रिलेशनशिप्स बनाने हैं, जब उन्होंने नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करना है। और उसके साथ साथ जो है अगर हम देखें कि चाइल्ड सेक्शुअल अब्यूज़ वाली चीज़ें जो हो रही होती हैं वो भी इसी एज के ग्रुप में कहीं ना कहीं बहुत कॉमनली हमें नज़र आती हैं। सो हम अगर अपने इस ग्रुप को कैटर कर लेंगे तो हम बेहतर चीज़ें जो हैं वो कर सकते हैं। और इसको कैटर करने का तरीका यही है कि आप उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो है एम्फोसिस दें, जो कि यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और घर तीनों से ही जो है वो मुंसलिक है। थैंक यू। माशरे में इस किस्म के बहुत से वाक़यात रूनमा होने शुरू हो गए हैं। आप अदालतों में भी देखते होंगे कि लड़की पहले पसंद की शादी करती है, लड़का पसंद की शादी करता है और उसके बाद फिर 4, 5, 6 महीने के बाद ये वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। इस केस में भी लड़की ने पहले कोर्ट मैरिज, यानी घर से दोनों भाग गए, कोर्ट मैरिज की और उसके 1 साल के बाद या खुदकुशी उसने कर ली या कत्ल कर लिया, येट टू डिटरमिन। क्या वजूहात हैं इस चीज़ की? माहिर नफ्सियात तो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि शादी से पहले एक मुख्तलिफ आप अपना आप दिखाते हैं। माहिर कानून होने के नाते आप क्या कहते हैं, अदालतों में क्या चीज़ें प्ली की जा रही होती, क्यों ये वाक़यात? देखिए हमारे पास जो मैं अब बहुत ज़्यादा जो पिछले 5 से 7 साल की अगर हम रिसर्च करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मैं तो इसको समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया की वजह से आपका इंटरेस्ट, देखें पुराने दौर में घर के अंदर एक फ़ोन होता था, घर की कोई बड़ी या बड़ा उस फ़ोन पे बैठा होता था, कॉल आई, किसकी आई, किसने किससे बात की, एक पूरा एक निज़ाम था। अब आपका 5 साल का बच्चा स्कूल की क्लास ऑनलाइन ले रहा है मोबाइल के ऊपर, अब वो मोबाइल पे किसके साथ अटैच है, मतलब अब हालात ये हैं कि पबजी बच्चा खेल रहा है अमेरिका में उस अपने कज़न के साथ और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं ये इस इंटरेक्शन की वजह से
बहुत ज़्यादा रन अवे मैरिजेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और फिर एक और इशू ये है कि रन अवे मैरिज अगर 12 साल या 13 साल की लड़की प्यूबर्टी इख्तियार करके शादी कर लेती है और 16 या 17 साल का लड़का है, तो प्रैक्टिकली वो शादी चल नहीं सकती। उसकी वजह यह कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं, वो कितना शादी को चलाएंगे। माहिर कानून सैयद फरहाद अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमेशा ही ऐसे केसेस जो थोड़े से उलझे हुए होते हैं उनके ऊपर अपनी माहिराना राय ना सिर्फ देते हैं बल्कि पुलिस के लिए भी कोई ना कोई नई चीज़ जो है वो ज़रूर इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज के केस के अंदर भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुद्दइयों की तरफ से पुलिस के ऊपर डाली जा रही हैं, जैसे FIR के अंदराज में ताख़ीर करना और जो पहला उसका लड़के का यानी रिमशा का जो शौहर है उसके ऊपर मुकदमों का अंदराज होना, मारपीट की चीज़ें, और ये एक सीरीज़ ऑफ इंसिडेंट्स हैं जिसको रिमशा के वालिद जो है वो कोर्ट करते हैं, लेकिन उनका कहना है उसके बावजूद भी पुलिस जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार नहीं करी और साथ ही साथ पर्चा दर्ज नहीं करी और साथ ही साथ मुलजमान जो है वो अपने घरों को ताले लगा के फ़रार हो चुके हैं। उनके मुताबिक इस चीज़ से उनके शक को मज़ीद तक़वियत मिलती है कि रिमशा ने खुदकुशी नहीं की बल्कि कत्ल किया है। फराज साहब से जानते हैं। फराज भाई ये फरमाइएगा, एक जनरल क्वेश्चन, अगर लड़की ने खुदकुशी की है या कत्ल किया है, दोनों में अंदराज मुकदमा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए बात यह है कि फर्स्टली जो SHO है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि किसी भी शख्स की मौत इन हालात में वाक़या होगी कि जो एम्बिगस है, जिसमें डाउट है कि कहीं उसके साथ कोई ट्रॉमा ना किया गया हो या उसकी नाहक जान ले ली गई हो, तो ये 174 ज़ाब्ता फौजदारी जो है वो मैंडेटरी प्रोविजन है कि ये जिम्मेदारी है इलाका के SHO की कि वो पूरे तरीके से 174 की प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा, वो पता करेगा, कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेगा। जिसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सबसे पहले उसका पोस्टमार्टम करवाने के बाद उसकी वजह मौत पता करेगा कि डॉक्टर क्या ओपाइन करते हैं कि ये मौत जो है जहर खुरानी से हुई है, ये मौत तशद्दुद की वजह से हुई है, ये मौत हैंगिंग की वजह से हुई है। देखें हमारे पास अब क्योंकि मेडिकल साइंस जितनी तरक्की कर चुकी है, फॉरेंसिक साइंस के हवाले से जितनी एडवांसमेंट हो गई है, अब हाइट बोन जो है, अब इसके ऊपर अगर मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आप देखें तो हाइट बोन इंटैक्ट कई दफ़ा ऐसी भी रहती है कि स्ट्रैंगुलेशन होने के बावजूद हाइट बोन इंटैक्ट रहती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये इस तरह से 154 इन केसेस में अप्लाई नहीं करता कि दरख्वास्त आएगी और आप 302 की FIR SHO काट देगा। ये 174 की प्रोविजन जो है ये बड़ी एक मैंडेटरी प्रोविजन है और ड्यूटी SHO की। देखें आप बेनज़ीर भुट्टो केस अगर ले लें, उसके अंदर भी पुलिस ऑफिशियल्स को इस वजह से प्रोसिक्यूट किया गया कि उन्होंने जो प्रोसीडिंग्स मैंडेटरी थी कलेक्शन ऑफ एविडेंस के हवाले से वो उन्होंने नहीं की थी और एविडेंस ज़ाया हो गई थी। तो इस स्टेज पर 174 की कार्रवाई जो कर रहे हैं, आम हालात में हमें नज़र आता है कि उसने FIR दर्ज नहीं की या वो मिल गया, या जिस तरह से एक कल्चर हमारा बना हुआ है कि पुलिस पे हम अदम एतमाद कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस प्रेजेंट केस के अंदर भी क्योंकि हालातों वाक़यात इस किस्म के हैं कि 174 की प्रोसीडिंग में उसने पोस्टमार्टम करवाया है, पोस्टमार्टम करवाने के बाद विजराज जो हैं और वो डॉक्टर ने भिजवाए हैं। डॉक्टर भी डायरेक्ट ओपिनियन नहीं देता, वो विजराज PFS से भिजवाए गए हैं, उसमें से डिटेक्शन होगी कि इधर वे ये पॉइजन दिया गया नहीं दिया गया, इसकी और किसी तरीके से मौत वाक़ई हुई है। कई दफ़ा ये होता है कि ऐसा किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें PFS से अपनी रिपोर्ट देने के बाद डॉक्टर ओपाइन करेगा कि इधर वे ये किसी दवाई के रिएक्शन से मौत हुई है, ये मौत स्ट्रैंगुलेशन से हुई है, ये मौत पॉइजन से हुई है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जब तक पुलिस अगर हम इस पर्टिकुलर केस की बात करें और जिसके ऊपर शुबा जाहिर किया जा रहा है यानी रिमशा के शौहर के ऊपर कि उसने इसको कत्ल किया है, तो उसकी बैक हिस्ट्री है कि वो पहले अपने ससुर को भी मारता पीटता रहा है, लड़ाई झगड़ा करता रहा है, अपनी जो उसकी साली थी उसको भी मारपीट उसने गली के अंदर की, उसका भी थाना ग्रीन टाउन में पर्चा दर्ज हुआ और उसके बाद ना सिर्फ मोहल्ले में खड़े होकर वो छेड़छाड़ का उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुके हैं, उसके ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज हो चुका है। इस सिनेरियो में विद इन दी सर्कमस्टांसेस अगर देखा जाए कि एक बंदे की रेपुटेशन ऐसी है, फिर पुलिस को वहाँ पे क्या करना चाहिए? और अगर जो मुद्दई हैं जिन्होंने दरख्वास्त दी है वो कहते हैं कि मेरे शक को ये चीज़ भी तकवीत दे रही है कि वो घर बार छोड़ के सारे ताले लगा के फरार है। देखें उनका ये सर्कमस्टांस जो है ना, ये दो किस्म के सिनेरियो में देखा जाता है।
देखिए, पहली बात तो ये है कि वाकई इन सरकमस्टांस को किसी स्टेज पे SHO कंसिडर कर सकता है कि ये कत्ल की वारदात हो सकती है कि प्रीवियसली उसका कंडक्ट, लेकिन ये डायरेक्टली सिर्फ इस बात को फोकस करके और ओपिनियन ऑफ मेडिकल ऑफिसर लिए बगैर FIR काट दे तो ये भी इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। सेकंड थिंग ये है कि जो ये सरकमस्टांस है कि वो घर से भाग गए हैं ताले लगा के, इसमें यह भी हो सकता है कि मुद्दई जो है वो फ्यूरियस हो के कोई इनका कोई नुकसान कर दे। ये भी हमने देखा है कि मुद्दई जो है वो गुस्से में आके आग लगा देते हैं या मज़ीद को लड़का कत्ल कर देता है। तो इस सिनेरियो को से बचने के लिए भी लोग एक दफ़ा इलाके से निकल जाते हैं। तो ये इस स्टेज पे मैं समझता हूँ कि जब तक पुलिस ओपिनियन फार्मूलेट नहीं करता एक SHO 174 के सीक्वेंस में तो नॉर्मली FIR पुलिस नहीं काटती। लेकिन जो प्रेशर्स अब मैंने देखा है कि पुलिस वर्किंग के लिए मुझे ज़रूर मेरे सामने कई हमारे केसेस आए कि लाश वो लेके अगर गवर्नर हाउस आ गए तो उस पर जो था मामला आला अफसरान ने इस तरह से सेटल किया कि जी ठीक है हम अभी FIR काट देते हैं। तो उन सीक्वेंस में 174 देखें, लेजिस्लेचर ने 174 ज़ाब्ता फौजदारी में एम नहीं डाल दिया। उसकी प्रोविजन ये है कि अगर आप हर सीक्वेंस पे FIR काटना शुरू कर दें तो फिर इंसाफ का तकाजा पूरा नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ जी 99% वो मर्डर है और 1% वो खुदकशी है, तो अगर आप उसको पहले दिन ही 302 के केस में उनकी फैमिली को सारी को पकड़ लें, उन्हें ह्यूमिलेट करना शुरू कर दें, मैं उन लोगों की जगह अपने आप को रख के देखता हूँ कि मेरे पे क्या गुजरेगी। तो इंसाफ का तकाजा यही है और आज 10 कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपने फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी हर सिटीज़न को देनी। और जब तक पुलिस वर्किंग फेयर नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टिगेशन फेयर नहीं होगी, उस वक्त तक आप फेयर ट्रायल अपॉर्चुनिटी एज ए फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को नहीं दे सकते। फराज भाई, अगर इस चीज़ के दूसरे मुहरिका देखे जाएँ कि माशरे में इस किस्म के बहुत से वाक़यात रूनुमा होने शुरू हो गए हैं, आप अदालतों में भी देखते होंगे कि लड़की पहले पसंद की शादी करती है, लड़का पसंद की शादी करता है और उसके बाद फिर 4, 5, 6 महीने के बाद ये वाक़यात होना शुरू हो जाते हैं। इस केस में भी लड़की ने पहले कोर्ट मैरिज यानी घर से दोनों भाग गए, कोर्ट मैरिज की और उसके 1 साल के बाद या खुदकशी उसने कर ली या कत्ल कर लिया, येट टू डिटरमिन। क्या वजूहत हैं इस चीज़ की? माहिर नफ्सियात तो कहते हैं कि इसकी वजह यह है कि शादी से पहले एक मुख्तलिफ आप अपना आप दिखाते हैं। माहिर कानून होने के नाते आप क्या कहते हैं, अदालतों में क्या चीज़ें प्ली की जा रही होती, क्यों ये वाक़यात? देखिए, हमारे पास जो मैं अब बहुत ज़्यादा जो पिछले 5 से 7 साल की अगर हम रिसर्च करें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मैं तो इसको समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया की वजह से आपका इंटरेस्ट, देखें पुराने दौर में घर के अंदर एक फ़ोन होता था, घर की कोई बड़ी या बड़ा उस फ़ोन पे बैठा होता था, कॉल आई किसकी आई, किसने किससे बात की, पूरा एक निज़ाम था। अब आपका 5 साल का बच्चा स्कूल की क्लास ऑनलाइन ले रहा है मोबाइल के ऊपर, अब वो मोबाइल पे किसके साथ अटैच है, मतलब अब हालात ये हैं कि PUBG बच्चा खेल रहा है अमेरिका में उस अपने कज़न के साथ और वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो मैं ये छोटी उम्र के लड़के लड़कियां जो हैं ये इस इंटरेक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा रन-अवे मैरिजेस जो है वो बढ़ती जा रही हैं। और फिर एक और इशू ये है कि रन-अवे मैरिज अगर 12 साल या 13 साल की लड़की प्यूबर्टी इख्तियार करके शादी कर लेती है तो 16 या 17 साल का लड़का है तो प्रैक्टिकली वो शादी चल नहीं सकती। उसकी वजह यह कि स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो कितना शादी को चलाएंगे। फिर आप देखें कि आज जो कोरोना की वजह से जो मामलात हो गए घरों के, आप अगर देखें तो लोगों के तो वैसे ही हालात बड़े ख़राब। फिर छोटी उम्र के बच्चों की अगर शादियां होनी शुरू हो जाएंगी तो वो अपना घर देखें, बच्चे की एक तरबियत भी है, वो तरबियत का भी फुकदान हो गया, बॉन्डिंग ख़त्म हो गई है, बाप और बेटे की बॉन्डिंग नहीं है, माँ और बेटी की बॉन्डिंग नहीं। उसकी वजह यह है कि हर आदमी अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया है और सबसे ज़्यादा उसका ये जो हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं इसकी वजह से एक आम आदमी के पास वो वक्त नहीं रहा और माँ बाप का जो खौफ था वो ख़त्म होकर रह गया कि बाप भी रात को लेट नाइट जा रहा है, माँ भी वर्किंग लेडी है, बाप भी वर्किंग है, तो वो बच्चों के साथ जो माँ बाप का तरबियत का फेज़ था वो अब कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे जो है अपनी बड़ी छोटी उम्र में वो फैसले कर रहे हैं जो कभी उनके माँ बाप उनकी बेहतरी को मद्देनज़र रख के करते थे। लास्टली ये बताइएगा ये प्रोसीजर क्या है? जैसे ये लड़की रात को निकली, लड़का घर से निकला, सुबह जाके उन्होंने अदालत में शादी कर ली, इज़ इट दैट सिंपल? इसके प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, बात यह है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हैं जहाँ पे शरीयत जो है वो पूरे तरीके से नाफिज है और शरीयत ये कहती है कि एक बालिग लड़की एक बालिग लड़के से अपनी पसंद की शादी कर सकती है। और ये कोर्ट मैरिज, तो कोर्ट का नाम बदनाम हुआ है ना, तो यहाँ पे कोई कोर्ट रजिस्ट्रार है जो मैरिज को रजिस्टर करता है, बिल्कुल एक मौलवी टाइप आदमी है, चलते फिरते अपना कार्ड तकसीम करते हैं, वो किसी भी कोर्ट के अंदर बैठ के एक लड़का लड़की की शादी करवाते हैं।
हिजाब कबूल करवाया और किसी लाहौर की यूनियन कौंसिल में जाके उसकी रजिस्ट्रेशन करवाया। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ये देखिए वो फॉर्मेलिटी पूरी कर देते हैं। अब देखें, मैं एक छोटी सी बात करता हूँ कि 18 साल की बच्ची का अगर शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकता। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ पे उसको 18 साल का शो कर दिया जाता है और मैरिज रजिस्ट्रेशन कर दी जाती है। इस वजह से माँ बाप को भी नहीं पता चलता। जब पता तब चलता है कि जब एक बैलफ के हवाले से हाई कोर्ट से एक बैलफ आता है कि जी आपने फलां की बीवी को अपने घाटे ठोका दी। किसकी बीवी? तो हमारी बेटी है। और ऑल ऑफ अ सडन में पता चलता है कि बेटी ने तो बैक डेज में घर से वो पेपर देने गई थी और उसने शादी कर ली। हमने कई दफ़ा ये चीज़ रखी है कि आप अगर ये कोर्ट मैरिज है तो कोर्ट रजिस्ट्रेशन हुकूमत को चाहिए कि एक दफ्तर बना दें कोर्ट के अंदर कि जो रानवे वाले हैं अगर वो वहाँ पे आके शादी अपनी रजिस्टर्ड करा लें तो पुलिस की भी वर्किंग आसान हो जाएगी। कि पहले जाके अगर इसको इस चीज़ को सारे को थोड़ा सा सख्त कर दिया जाए, कोर्ट मैरिज के किया नहीं जा सकता ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि शरीयत प्रिवेल करेगी, कोई ऐसा लॉ नहीं बनेगा जो शरीयत के अगेंस्ट होगा। और अगर इंजंक्शन ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट आप लॉ बनाएंगे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि वो वॉइड एब इनिशियो होगा, कि पहले दिन ही समझा जाएगा कि ये एक कालदम कानून है। तो ये शादी तो देखें प्यूबिक एज जो है, आप सूरह बकरा में भी मेंशन है, सूरह निसा में कोर्ट मैरिज का देखें उसको आप कर नहीं सकते। मैं ये कहता हूँ कि आप कोर्ट प्रेमिसेस के हवाले से एक मैरिज रजिस्ट्रार बिठा दें ताकि अगर कोई रनअवे मैरिज वहाँ रजिस्टर्ड हो तो पुलिस सबसे पहले अगवा का पर्चा देने की बजाय वहाँ से चेक कर ले कि कल क्या इस लड़की का कोई निकाह रजिस्टर्ड हुआ है या उसका ऑनलाइन सिस्टम हो जाए, ताकि पुलिस FIR दर्ज ना करोगे ये आपकी बेटी ने तो वहाँ शादी कर ली, फलां से की और फलां जगह पर रजिस्ट्रेशन हुई। तो ये प्रोसेस जो है वो हल हो सकता है। वो होता क्या है कि पुलिस की वर्किंग इतनी ज़्यादा इन केसेस में उलझ गई है कि शादी की है, अगवा का पर्चा हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है, बाय द एंड लड़की ने आके कोर्ट में बयान दिया कि जी मैंने तो अपनी मर्जी शादी की, पर्चा फिर खारिज करो, फिर प्रोसिक्यूशन। मतलब ये एक लेबोरियस काम शुरू हुआ हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट के हवाले से। एक लड़की ने अपनी मर्जी से लड़के से शादी कर ली और उनके पेरेंट्स को नहीं पता। तो ठीक है, शरीयत अगर इजाज़त देती है, हालांकि ये सोशल तौर पे देखा जाए तो हम इसे अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन शरई तौर पे एक जायज़ काम है, ये नाजायज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तरीक़ाकार गलत है। अगर माँ बाप की बॉन्डिंग हो कि अगर एक बच्ची ने शादी करनी है तो फिर माँ बाप को एतमाद में लेके कर ले ताकि उनकी जो इज़्ज़त नीलाम हो जाती माशरे में वो नीलामी से बच जाए। बहुत शुक्रिया सैयद फरहाद अली शाह साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। रिमशा ने खुदकुशी की या कत्ल किया, ये तो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ये डिटरमिन किया जा सकता है। लेकिन जो रिमशा के वालिद की जानिब से इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि पुलिस जो मुकदमे में ताख़ीर कर रही है, उसके ऊपर शाह साहब का आपने वर्जन सुना। शाह साहब कह रहे हैं कि जब एविडेंसेस आएंगे, क्योंकि 174 की कार्रवाई हो चुकी हुई है, जब एविडेंसेस आएंगे तो उसकी रोशनी के अंदर मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाएगा। उससे पहले मुकदमा दर्ज करना असूली तौर पे गलत हो जाएगा कि सिर्फ मुद्दई पार्टी की जो ग्रीवियंसेस हैं उनको दूर करने के लिए अगर मुकदमा दर्ज कर लिया जाए तो बाद में जो ह्यूमिलिएशन उसके ससुराल वालों को बर्दाश्त करनी पड़ेगी, वो उसकी भी उसका जो है वो अजाला नहीं हो सकता। इसलिए पुलिस जो है इस तरह की कार्रवाइयाँ करती है। लेकिन जिस तरह का उसका बैक रिकॉर्ड था, जिस तरह का उसका कंडक्ट रहा है इलाके में, उसकी वजह से उसके वालिदैन, लड़की के जो वालिद हैं, उनको पूरा यकीन है कि इसको कत्ल किया गया है। लेकिन माहिर कानून की भी आपने गुफ्तगू सुनी, माहिर नफ्सियात की भी आपने गुफ्तगू सुनी। वालिदैन यानी पेरेंटिंग के अंदर कहीं ना कहीं पे कमियां हैं हमारे माशरे में पैदा हो रही, जिसकी वजह से बच्चे जो अपने वालिदैन से दूर हो रहे हैं। और इस दूरी का शख्साना कह लें या नतीजा कह लें, ये हो रहा है कि इस किस्म के वाक़यात जो है माशरे में बहुत ज़्यादा रूनुमा होना शुरू हो गए हैं। और शाह साहब ने जैसे कहा और जैसे तारा रुबाब ने कहा कि इसके लिए वालिदैन को अपने बच्चों के करीब होने और उनको वक्त देने की ज़रूरत है ताकि उनसे बातचीत की जा सके और उनके दिल में और दिमाग में जो चीज़ें चल रही हैं वो जानी जा सकें और बिफोर हैंड चीज़ों को एप्रीहेंड किया जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जो और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के